नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर सीखना चाहिए। आज पूरे के पूरे कंसंट्रेशन से लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिएगा। आज आप निश्चित रूप से सीखेंगे कि एक्चुअल में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन इश्यू करता है, उसमें कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो किस तरह से रिटर्न देता है, क्या वो निगोशिएबल है, क्या उसे हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इन तमाम बेसिक पहलुओं पे हम आपसे चर्चा करेंगे। हम इकोनॉमिक्स संबंधित सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टुअल चीजें आपके सामने रख रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपने इकोनॉमिक्स संबंधित नॉलेज को इनरिच करें, संवर्धित कर सकें। दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक मनी मार्केट का एक अत्यंत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसे 1989 में भारत में प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य था कि इन्वेस्टर को एक बेहतर विकल्प दिया जाए, उसके चॉइसेस को बढ़ाया जाए, उसके चॉइसेस को इनलार्ज किया जाए ताकि वो बेहतर इन्वेस्टमेंट रिसोर्स पा सके। साथ ही साथ मनी मार्केट में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जा सके जिससे मनी मार्केट भी वाइडन हो सके तथा इसमें इंस्ट्रूमेंट की बढ़ोतरी हो सके। दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1989 में मनी मार्केट का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। निगोशिएबल का मतलब मैंने पहले ही क्लास में पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। निगोशिएबल का मतलब है उसे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जा सकते हैं इंडोर्स के माध्यम से। तो निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक इशूड करते हैं डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में या यूसेंस प्रो नोट्स के फॉर्म में। यहां यूसेंस प्रोमिजरी नोट का मतलब है एक ऐसा प्रोमिजरी नोट जो कि स्पेसिफाइड टाइम पे जिसका पेमेंट किया जाना हो। तो दोस्तों, निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। साथ ही साथ इसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पा सकते हैं डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आजकल जितनी भी म्यूचुअल फंड या जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको दिया जाता है, फिजिकल फॉर्म में कम ही मिलता है। तो इसे डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपको दिया जाएगा या फिर एक जो है प्रोमिसरी नोट्स के रूप में दिया जाएगा जो ऑन डिमांड नहीं होगा, यूसेंस होगा। यूसेंस का मतलब है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे आपका उसका भुगतान होगा। तो दोस्तों, यहां पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशूड करते हैं और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, जो भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशूड कर सकते हैं वो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशूड कर सकते हैं दोस्तों, वो उसमें कॉमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक आते हैं, बट इसमें रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक नहीं आते हैं। इसका मतलब भारत में बहुत ध्यान से समझिएगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशूड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक्सक्लूडेड है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड नहीं कर सकते हैं, उसमें रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो नहीं इशूड कर सकते हैं। साथ ही लोकल एरिया जो भी बैंक होते हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड नहीं कर सकते हैं। भारत में कमर्शियल बैंकों के अतिरिक्त ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी आरबीआई ने अथॉरिटी दिया हुआ है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड कर सकते हैं। जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो सभी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सीडी को नहीं इशूड कर सकते हैं, वो इशूड कर सकते हैं जो परमिटेड बाय आरबीआई टू रेज शॉर्ट रन फंड। आरबीआई ने जिन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शॉर्ट रन में अल्पकाल में फंड उठाने की सुविधा दी है, परमिशन दी है, वही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड कर सकते हैं। अब देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ जो डिपॉजिट है ये कैसे इशूड करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इसमें फंड डालें। जैसे देखिए, कौन कौन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इशूड में अपना फंड डाल सकते हैं। पहला तो इंडिविजुअल हम लोग हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कारपोरेशन है, निगम है जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनीज है जिसमें बैंक और प्राइमरी डीलर्स आएंगे, या डिफरेंट टाइप के फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स आ सकता है, पेंशन फंड्स आ सकता है, ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले सकता है, या फिर एनआरआई भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहां देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कोई भी कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड करना है तो वो कैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड करेगी। सबसे पहले इंडिविजुअल्स को इसमें फंड जमा करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इसका मतलब जब हम कोई व्यक्ति, कोई कारपोरेशन, कोई निगम,
कोई कोई इन्वेस्टमेंट फंड्स, कोई पेंशन फंड या कोई एनआरआई पहले फंड देगा तो उसके बदले में आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एज ए यूजेंस प्रोमिसरी नोट्स मिलेगा या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में ये इंस्टीट्यूशंस आपको देंगे। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बैंक में आपको पैसा दिया जाए या फिर उस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को परचेज किया जाए। इसीलिए देखिए, जब हम डिफिनीशन से लिखते हैं कि एक निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है इशूड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर या यूजेंस प्रोमिसरी नोट्स अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड। जो फंड लोगों ने, कारपोरेशन ने, एनआरआई ने, यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, एनआरआई भी, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारे मनी मार्केट से खरीद सकते हैं। तो इसके बदले में जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड होगा, जो फंड आप रखेंगे, कुल मिला जुला के ये जो सीडी है जो 1989 में यूज हुआ, ये आरबीआई के कंट्रोल में आता है, उसके गाइडलाइन में आता है, उसके सर्कुलर के द्वारा गवर्न होता है। आरबीआई पूरी तरीके से निगरानी रखता है, गवर्न रखता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। आइए फिर इस बात को हम समझते हैं। हमने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दो तरह के हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी कर सकते हैं, एक तो शेड्यूल्ड कमर्शियल होते हैं, दूसरा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे आरबीआई ने परमिट देके रखा है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इंडिविजुअल, कारपोरेशन, कंपनी में यहां दो बात आती है। कोई बैंक भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, साथ ही साथ प्राइमरी डीलर। देखिए, प्राइमरी डीलर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा छोटा सा। प्राइमरी डीलर का मतलब है वो एंटिटी जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है और आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लाती है तो वो सेल और परचेज कर सकते हैं और एक्चुअली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के लिए एक बेहतर मार्केट प्रोवाइड करते हैं। तो ये डायरेक्ट आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने का अथॉरिटी रखते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स और बैंक भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को खरीद सकते हैं या पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, एनआरआई कर सकते हैं। अब जरा देखिए, कुल मिला जुला के जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड होगा वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक करेंगे। ये कैसे करेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इशूड करेंगे वो या तो वो डिस्काउंट वैल्यू पे करेंगे या फिर कूपन रेट पे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एसबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड किया, तो या तो वो इसको कूपन रेट पे कर देगा या डिस्काउंट रेट पे करेगा। अधिकांशतः जो बैंक होते हैं इसको डिस्काउंट रेट पे करते हैं और इसको फेस वैल्यू पे रिडीम कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एसबीआई ने इशूड किया। अब जब इशूड करेगा, मान लीजिए उसको 1 साल की कम की ये इंस्ट्रूमेंट्स होती है बैंकों के लिए, तो जब ये इशूड करेगा तो ये उसको क्या करेगा? डिस्काउंट वैल्यू पे करेगा। 1 लाख का जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 80,000 में इशूड होगा और 1 साल में जब ये इसका मैच्योरिटी पूरा होगा, मान लीजिए 364 दिन पूरा होगा, तो 364 दिन में जब आप परचेज करिएगा तो 1 लाख मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कूपन रेट पे, इससे फ्लेक्सिबल कूपन रेट पर भी ये लोग मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इन्वेस्टर्स को इसमें प्रॉफिट होता है। इसीलिए मैं आपको यह कह रहा था कि इन्वेस्टर्स को एक बेहतर विकल्प देता है मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब देखिए, कुछ इसमें बेसिक चीजें हैं। अमाउंट, कितने अमाउंट को आप सीडी के रूप में आप इशूड कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को पूरा का पूरा स्वतंत्र छोड़ा है। बैंक कितने भी वैल्यू के उनके आवश्यकता अनुसार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो बैंक हैं वो फ्री हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडू इश्यूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। लेकिन जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दूसरे वो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दूसरे जो है इश्यूअर हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के, ये आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो आरबीआई की ने लिमिट लगा के रखी है उसके अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशूड करेंगे। ये जितना चाहे उतना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो डिनोमिनेशन की बात किया जाए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख या उसके मल्टीपल में होता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए एसबीआई लेके आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख या उसके मल्टीपल में होगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो एक सीडी परचेज करेगा कम से कम 1 लाख रुपए उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए से कम के इन्वेस्टमेंट से आपको सीडी नहीं मिलेगी। अब एक प्रश्न है कि इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है। आप समझते हैं ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए बैंकों के लिए ये सिर्फ 7 दिन से लेके 364 दिन के लिए होता है। इसका मतलब 1 साल से कम अवधि के लिए। इसका मतलब जब एसबीआई, पीएनबी या इलाहाबाद बैंक सीडी निर्गत करेगा तो उसकी जो मिनिमम अवधि होगी वो 7 दिन होगी और अधिकतम होगी 364 दिन। इसी के बीच में इसकी मैच्योरिटी होगी और वो इसी डेट में अपने जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को या तो परचेज करेगा या फिर इंडोर्स के माध्यम से उसको पे करेगा। तो कुल मिला जुला के इसकी मैच्योरिटी जो है 1 साल से कम अवधि की होती है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है
उनकी जो मैच्योरिटी होती है सीडी की वो 365 दिन से अधिक और 3 वर्षों से कम की होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशूड करेंगे तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है बदल जाती है। आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन से अधिक और 3 वर्षों से कम की होती है। रेट क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की? मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अधिकांशतः डिस्काउंट रेट पे इशूड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदना है और मैं 1 लाख का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदने वाला हूं, तो जब मैं एसबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, डिस्काउंट रेट पे सेल करेगा। मतलब 1 लाख अगर फेस वैल्यू है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तो मैं उसे 80,000 में परचेज करूंगा और जब 364 दिन होंगे तो मुझे 1 लाख रुपए में उसे वापस ले लूंगा। तो कुल मिला जुला के मुझे 20,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो अधिकांशतः जो सीडी होते हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे इशू किए जाते हैं बैंकों के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, लेकिन ये कूपन रेट पर भी, फ्लेक्सिबल कूपन रेट पर भी जारी हो सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर चुका था कि बेसिकली जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जाते हैं तो कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे क्या इंटरेस्ट वो देंगे, ये इस आधार पर भी बिना डिस्काउंट के अगर चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, जैसे आपको एफडी पे मिलता है। इसका मतलब आरबीआई ने डिसाइडेड बाय इश्यूअर बैंक, बैंकों के ऊपर छोड़ के रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर छोड़ के रखा है। ये आरबीआई ने डिसाइड करता है। ये इश्यूअर जो सीडी के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के इश्यूअर बैंक है या इश्यूअर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो डिसाइड करेंगे कि हमारा कूपन रेट क्या होगा। मैं आपको 7% दूंगा, 8% दूंगा, 9% दूंगा, या फिर किस रेट पे डिस्काउंट करूंगा। मैं 1 लाख के फेस वैल्यू को 80,000 में दूंगा या 1 लाख के फेस वैल्यू को 85 में दूंगा या 90,000 में दूंगा। ये डिसाइडेड बाय इश्यूअर बैंक होता है या इश्यूअर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये होता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, पहले ही मैंने लिखा है, निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। निगोशिएबल का मतलब ये होता है कि अपने मैच्योरिटी पीरियड में ये कई हाथों तक ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफरेबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई ने क्या किया, 1 लाख का सीडी इश्यू किया और मैंने 1 लाख के सीडी को परचेज किया। उसने तो ढेर सारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिफरेंट करोड़ों रुपए के इशूड किए होंगे। मान लीजिए कि मैंने 1 लाख का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा, तो मैं आपसे बेच सकता हूं, मैं अपने एक मित्र से बेच सकता हूं, वो मित्र दूसरे से बेच सकता है। इसका मतलब ये निगोशिएबल होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सेकेंडरी मार्केट में भी इसको ये निगोशिएबल है, मतलब वहां भी इसको मैच्योरिटी पीरियड में कई बार इसको सेल एंड परचेज किया जा सकता है। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दोस्तों निगोशिएबल होगा। अधिकांश जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो फॉर्मेट होता है वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म होता है। अधिकांश जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब इशू करते हैं तो ये डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म होता है। जब आप फाइनेंस रिलेटेड इशू आजकल पढ़ रहे होंगे तो ये शब्द बहुत आता होगा, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। देखिए पहले क्या होता था, जितनी भी चीजों की हम खरीद करते थे, शेयर की या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो सब फिजिकल फॉर्म में हमको मिलता था। लेकिन जब अपनी जो है मॉनेटरी जो है प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप हुआ है कि सब चीज ऑनलाइन हो गई है, सब चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, तो जो फिजिकल चीज था वो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जो भी हमको दस्तावेज फिजिकल फॉर्म में मिलते थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि आजकल आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे होते हैं, आईएएस और पीसीएस का फॉर्म भरते हैं, तो पहले क्या होता था कि हम फिजिकल फॉर्म खरीदते थे, उसको फिलअप करते थे कि मेरा नाम ये है, पापा का नाम ये है, पता ये है, तमाम चीजें। अब क्या होता है, आप ऑनलाइन भर देते हैं, तो इसको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म कहा जाता है। फिजिकल फॉर्म ना होकर डी, ऐसे ही जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा कहीं भी, वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में हो गए। अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे अधिकांशतः जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीडी इशूड करते हैं वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म इशूड करते हैं। वो फिजिकल फॉर्म एक तरह से उसका नहीं होता है, जो चीजें हैं जो प्रोफार्मा है वो आपको मिलेगी डीमैटेरियलाइज्ड। लेकिन एक यहां पे समझिए, डिपॉजिटर एक्ट 1996 है कि अगर कोई डिपॉजिटर वो बोलता है कि मुझे इसका फिजिकल फॉर्म में ही चाहिए, तो देखिए डिपॉजिटर एक्ट 1996 डिपॉजिटर को राइट देता है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई हट ही गया कि मुझे सीडी जो है आपके डीमैट फॉर्म में नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे ईमेल पे नहीं चाहिए, आप मुझे फिजिकल फॉर्म में दीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इसका इंटीमेशन आरबीआई को देना पड़ेगा और आरबीआई का परमिट लेके उनको फिजिकल फॉर्म में देना पड़ेगा। अब देखिए अगर फिजिकल फॉर्म में मुझे मिल गया तो मैं इसे इंडोर्स कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास फिजिकल फॉर्म में सीडी है तो मैं इसे इंडोर्स कर दूंगा सी को,
सी मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, सी कर देगा डी को, डी कर देगा ई को। इसका मतलब अब कोई जरूरी नहीं है कि बैंक के पास सीडी मैं लेके जाऊं और मुझे बैंक पेमेंट करे। जो लास्ट बीरर होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, मैंने अपने दोस्त से सेल कर दिया, दोस्त ने अपने सेल से, हो सके वो दोस्त ना हो, किसी को मैंने सेल किया, वो किसी से, कई लोगों में सेल परचेज हो सकती है। तो जो लास्ट बीरर होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, जैसे मान लीजिए कि इंडिविजुअल ने यहां से सीडी परचेज किया, अब ये सीडी को उसने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, ये तीसरे व्यक्ति को बेच दिया, ये चौथे व्यक्ति को बेच दिया, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान लीजिए एसबीआई। अब एसबीआई से ये चौथा व्यक्ति आ जाएगा पैसा पाने के लिए कि आप दीजिए, क्योंकि ये सीडी अब मेरे पास है। इसलिए दोस्तों ये हो गया निगोशिएबल, इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेबल फॉर्म। एसबीआई ने सीडी इशूड किया एक इंडिविजुअल को, मान लीजिए वो मैं था, मैंने क्या किया, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा, दूसरे ने किसी तीसरे को, तीसरे ने किसी चौथे को। अब जो लास्ट बीडर है वो बैंक के पास आ जाएगा और वो जो है चेक करेगा एसबीआई कि क्या इनके नाम से इंडोर्समेंट हुआ है कि नहीं। अगर लीगली प्रॉपर वे में इस चौथे व्यक्ति के नाम इंडोर्समेंट हुआ है तो ये चौथा व्यक्ति एसबीआई से पैसे को प्राप्त कर लेगा। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दोस्तों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन यहां पे आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ऐसा जो है इंडियन जो भारत का नागरिक तो है लेकिन रहता है अमेरिका में, वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को परचेज कर सकता है। अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एनआरआई ने परचेज किया है तो अब उसे वो इंडोर्स नहीं कर सकता है। ये जो है राइट आरबीआई ने नहीं देखा। अब ये पता लगे कि अमेरिका के किसी व्यक्ति ने क्या खरीदा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा, अब वो अमेरिका के किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दे, या फिर वो अमेरिका से जाके फ्रांस में किसी व्यक्ति को बेच दे, अब हम वहां से इंडोर्स लेके आए उसको, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब जब कोई एनआरआई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदेगा तो ये यहां निगोशिएबल नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसी को पेमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, इंडिविजुअल तो सेल कर सकता है, कॉर्पोरेशन सेल्स कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो वहां पे निगोशिएबल नहीं होगा, ट्रांसफरेबल नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गया हम लोगों का इसका फॉर्मेट कि क्या होता है, डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये सेकेंडरी मार्केट में भी ये ट्रांसफरेबल हो सकता है, शेयर मार्केट में भी इसको हम सेल परचेज कर सकते हैं, इसलिए ये निगोशिएबल होता है। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि 1989 में इशू किया गया। साथ ही साथ ये एक बेहतर विकल्प देता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में इन्वेस्टर को, साथ ही साथ मनी मार्केट को ज्यादा एनरिच करता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट रिसोर्स आने की वजह से, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिलने की वजह से आपको भी सुविधा होती है, इन्वेस्टर्स को भी, साथ ही साथ मनी मार्केट जो है काफी ज्यादा समृद्ध होता है। तो ये इसका फॉर्मेट रहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से इशूड करते हैं और ये किस तरीके से निगोशिएबल हो सकता है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, इसके इशूअर कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये तमाम ऐसी जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए मैंने आपको दी है। बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसको मैं आपसे शेयर नहीं करता। उतनी ही चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं जो आपको जाननी चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो दोस्तों पूरे क्षमताओं का यूज करिए, यही समय है अपने क्षमताओं का यूज करने का। आप रामायण देख रहे थे, उसमें आपने देखा कि क्षमतावान वही है, वही क्षमतावान है जो समय का यूज किया। अभी मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था कि मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 वर्ष तक सोए नहीं, और लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोते नहीं है और अंततः मेघनाथ का वध करते हैं। तो आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं, आप उस महान मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको 14 वर्ष जगना तो नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है उसमें एक नंबर पे आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। आप सेकेंडरी टर्सरी पे किसी चीज को रखिए। कई बार मैं ये देखता हूं कि हम लोग थोड़ा सा जो है मार्ग भटक जाते हैं। हमारे प्रथम जो है वरीयता सूची में पहले नंबर पे आईएएस नहीं होता है, पहले नंबर पे कोई दूसरा ही चीज होता है, तीसरे चौथे पे आ जाता है, तब हम असफल हो जाते हैं। जिस दिन आप अपने वरीयता सूची में पहले नंबर पे अपने करियर को रखिएगा, जिस दिन आप अच्छा नहीं करिएगा उस दिन आप पढ़िएगा नहीं, कुछ सीखिएगा नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, तब आप जो है बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। वो दिन होगा जब आप जो है अपने आप को बड़े संतुष्ट जो है महसूस करेंगे। तो पूरे क्षमताओं का प्रयोग करिए, वो बन के दिखाइए जिसके लिए आप बने हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।